है ना। व्याकरण ही देख रहे थे अब तक हम। अब हम क्या करने वाले हैं कि हमारी हिंदी किताब की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन शेयर करने के बाद आप लोगों को नजर आएगा। अब ये हमारी हिंदी की किताब है। माइक सबको म्यूट करना है। माइक सबको म्यूट करके रखना है। माईक म्यूट करायला येत नसेल तर आपल्या स्क्रीनवर टॅप करायचं। स्क्रीनवर टॅप केल्यानंतर तुम्हाला माईकचं बटन दिसेल, आणखीन तिथं व्हिडिओचं बटन दिसेल। दोन्हींवर क्लिक करायचं म्हणजे ते आडवी रेष येते त्याच्यावर, म्हणजे तुमच्या घरातला आवाज माझ्यापर्यंत येणार नाही आणि आपला तास नीट होईल आणि इतरांनाही छान ऐकू जाईल। त्यामुळे काय करायचं, तेवढी काळजी घ्यायची। तो ये हमारी हिंदी की किताब है। हिंदी की किताब के बारे में पहले हम इसका मुख पृष्ठ देखेंगे। अब इस प्रकार की वह नजर आ रही है, ये हमारी हिंदी की किताब और उसका ये पहला पन्ना बहुत ही रंगीन खूबसूरत नजर आ रहा है, ये पहला पन्ना। तो पहले पन्ने पर हमें बाल भारती का यह चित्र नजर आता है। और 9वीं की कक्षा में भी हम कह सकते हैं, पहली कक्षा से लेकर हमें हमारी 10वीं कक्षा तक, 12वीं कक्षा तक हमें क्या नजर आता है, ये उसका जो है लोगो नजर आता है, बाल भारती का लोगो जो है। और साथ ही साथ हमें क्या नजर आता है, देखो इस पाठ्य पुस्तक पर नीला रंग जो है, इसकी अलग अलग छटाएं नजर आती है। एक वारली पेंटिंग का चित्र नजर आता है। आप लोगों को तो मालूम है वारली पेंटिंग, वारली आदिवासी जमात जो है उनके द्वारा इस प्रकार की चित्र निकाले जाते हैं। तो उसकी ये जो है, ये चित्र वारली पेंटिंग के चित्र जो हमारे मुख्य पृष्ठ पर नजर आते हैं। ये हो गया हमारा मुख पृष्ठ। उसके बाद हमें क्या नजर आता है, हमारा पहला पन्ना जिस पर हमें यह तितलियों वाला पेड़ नजर आता है। इसका मतलब क्या कि हमें स्वच्छंदी होना चाहिए, तितलियों की तरह हमें हमारा पूरा मानसिक स्वास्थ्य रहना चाहिए, इसलिए ये सुंदर चित्र यहाँ पर है। और नीचे हमें क्या लिखना है, हमारा नाम, मेरा नाम, ये जो है मेरी किताब है। फिर से एक बार बता रही हूँ, अपना माइक म्यूट करके रखिए। अब अगले पन्ने पर हमें क्या नजर आता है, कुछ ऐसे भाषा हिंदी भाषा समिति के जो तज्ञ हैं उनके नाम नजर आ रहे हैं लिखे हुए। ये हो गया हमारा पन्ना। उसके बाद संविधान है, संविधान के बाद राष्ट्रगीत, प्रतिज्ञा है और प्रस्तावना दी गई है पाठ्य पुस्तक संदर्भ में। भाषा विषय क्षमता दी गई है कि भाषा से हमें कौन सी क्षमता मिलनी चाहिए, वो भी दी गई है। उसके बाद शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक कुछ सूचनाएं दी गई है। माईक म्यूट कुणाचा झालेला नाही, जरा बघा, अजूनही आवाज यायला लागलाय। माईक म्यूट कुणाचा झालेला नाही, माईक म्यूट करायचा आहे, त्यामुळे बाकीच्या ऐकणाऱ्यांना त्रास होणार नाही याची काळजी आपण घेणार आहोत। माईक म्यूट करा। माईक कुणाचा म्यूट झालेला नाही बघू। प्रणालीचा। हा प्रणाली, प्रणाली माईक म्यूट करा, घरातला आवाज इथं येतोय आपला, तेव्हा माईक म्यूट करा।
ऐसे एक बार हम क्या करेंगे, स्क्रीन शेयर करेंगे। अब बीच में कोई भी माइक शुरू नहीं करेगा। कभी यहाँ तक हम आए थे, तो हमारे किताब में हमें क्या नजर आता है, देखो 9वीं कक्षा की तरह ही हमारी किताब के 2 विभाग किए हैं। अनुक्रमणिका में ये नजर आ रहा है, पहली इकाई और दूसरी इकाई। अब जो कि हमारे इस साल के परिस्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो हमें क्या नजर आएगा कि थोड़ा सा फर्क किया हुआ नजर आएगा, लेकिन अब जब हम हमारी किताब देखेंगे तो हमारी किताब में हमें पहली और दूसरी इकाई इस प्रकार नजर आएगा, पहली इकाई और दूसरी इकाई। अब पहली इकाई में हमें क्या नजर आता है, देखो कि पहली इकाई में हमें 11 पाठ नजर आएंगे। अब 11 पाठ जो है वह 11 पाठ मतलब कौन कौन से हैं, ये पहली इकाई के यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। उसके बाद हमें क्या नजर आएगा कि दूसरी इकाई में भी उसी प्रकार है, और अंतिम हमें क्या नजर आता है, व्याकरण एवं रचना विभाग तथा भावार्थ नजर आएंगे। तो पहले इकाई से हम शुरुआत करने वाले हैं। पहली इकाई हमारी, और पहली इकाई की पहली कविता जिसका नाम है भारत महिमा, इसकी शुरुआत करेंगे हम। अब भारत महिमा के बारे में अगर देखा जाए तो हमें क्या नजर आता है, देखो तो भारत महिमा जो है, ये भारत महिमा के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। देखो हमारी पहली कविता, पहली इकाई की पहली कविता भारत महिमा, और रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हम क्या करेंगे, पहले जानकारी लेंगे, उनके बारे में जो है वह जानकारी लेने वाले हैं हम। देखो तो ये है उनका चित्र, जयशंकर प्रसाद जी हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर। जयशंकर प्रसाद जी, तो उनका परिचय लेने वाले हैं हम। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे हम। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानते हुए हमें क्या नजर आता है, देखो तो जयशंकर प्रसाद जी जो है, उनका जन्म हमें कहाँ नजर आता है, जन्म उनका 1890 वाराणसी में हुआ नजर आता है, उत्तर प्रदेश वाराणसी। उसके बाद मृत्यु जो है 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो जयशंकर प्रसाद जी जो है उत्तर प्रदेश के महान कवि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में अगर देखा जाए तो छायावादी युग के 4 स्तंभों में से वह एक है, महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी जो है वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। बहुमुखी मतलब क्या, हम जिसे मराठी में अष्टपैलू कहते हैं, देखो ऑलराउंडर अंग्रेजी में कहते हैं। अष्टपैलू मतलब वो कवि है, नाटककार है, कथाकार भी हमें नजर आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उपन्यास भी उन्होंने बहुत सारे लिखे हुए हैं, निबंधकार भी है, और इसी कारण वह साहित्य जगत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं। और उनकी रचनाओं के बारे में अगर देखा जाए तो उनकी सारी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन हमें नजर आते हैं। मतलब भारत के गौरवशाली इतिहास का वर्णन उन्होंने किया है, ऐतिहासिक विरासत के बारे में, धरोहर जिसे कहा जाता है, उनके सारे दर्शन उनके साहित्य में हमें नजर आते हैं। प्रमुख कृतियां उनकी देखो, झरना, आंसू, लहर, ये उनके काव्य है। और इसके बाद दूसरे और भी हमें नजर आते हैं, कौन कौन से हैं वो भी हमें नजर आएंगे, कौन कौन से। तो उसके बाद और हमें नजर आते हैं, लहर के बाद आप लोगों को किताब में अपनी देखना है,
अगर यहाँ पर कंप्यूटर पर नजर नहीं आ रहा है तो किताब में देखना है। कामायनी ये महाकाव्य है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये ऐतिहासिक नाटक है। और उसके बाद प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल ये उनकी कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती ये उनके उपन्यास है। मतलब छायावादी युग के सबसे महत्वपूर्ण हम कहेंगे ये क्या है, हमारे प्रसिद्ध कवि है जयशंकर प्रसाद जी। और आज जो कविता हम देखने वाले हैं, ये आज की कविता के बारे में अगर देखा जाए तो हमें क्या नजर आता है, सबसे पहले उसका थोड़ा सा परिचय लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में हमें जयशंकर प्रसाद जी क्या समझाने वाले हैं, तो भारत के गौरवशाली अतीत का वह वर्णन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें नजर आएगा, देखो, भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन हमें नजर आएगा। गौरवशाली अतीत जो है उसका वर्णन। और उसी के साथ साथ हमें क्या नजर आएगा, देखो, तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए और उसी के साथ साथ अपने देश के लिए जान देने तक के लिए, मतलब सर्वस्व निछावर करने के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। ऐसे सारे भाव जो हमें इस कविता में नजर आएंगे। तो पहला चरण देखेंगे हम। पहला चरण शुरुआत करेंगे हम, पहले चरण की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। पहला चरण किस प्रकार है देखेंगे। पहला चरण जो है, भारत महिमा का पहला चरण। देखो, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। अब इसका वीडियो भी हम देखेंगे, किस प्रकार ये वीडियो है। अभी हमें वीडियो नजर आ रहा है, इसके बारे में तो हमने देख लिया। अब हिमालय जो है, अब यहाँ पर हमें क्या क्या नजर आता है। हिमालय पर्वत हमने क्या किया था कि भूगोल की जो पहला दूसरा पार्ट था, तीसरा पार्ट प्राकृतिक रचना, उसमें भी हमने देखे। देखो, बर्फीली चोटियां हमें हिमालय की नजर आती है। इस प्रकार की ये चोटियां हिमालय की हमें नजर आती है। तो इसी वजह से इसका वर्णन किस प्रकार किया है, उस वर्णन के भी बारे में हम देखेंगे। पहले चरण का अर्थ यहाँ पर हमें किस प्रकार समझाया है, देखो। मी ओके 7 वाजता 8 वाजता नाही काय काम चालू आहे बा माझं. थांब की जरा ऐक की मस्त काम
देखो, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। अब यहाँ पर हमें नए शब्द कौन से नजर आते हैं? अब ये नए शब्द आप लोगों को क्या करने हैं? अपने कापी में लिख कर रखने हैं। अब नए शब्द कौन से हैं? तो यहाँ पर हमें नए शब्द नजर आएंगे, उसे हमें कापी में लिखकर रखने हैं। अब नए शब्द हमें क्या नजर आते हैं? नए शब्द में हमें उषा, और क्या है? उपहार है ना, उपहार और टीचर हीरक। हाँ, हीरक, ये भी बताने वाले। उपहार का मतलब कौन बता सकता है मुझे? उपहार का मतलब? भेंट। हाँ, भेंट, तोहफा। तोहफा जिसे कहा जाता है, भेंट जिसे कहा जाता है। उसके बाद उषा, उषा का मतलब कौन बताएगा? उषा मतलब सुबह। सुबह, उषा का मतलब है सुबह। उसके बाद हीरक ये शब्द है, देखो हीरक, हीरक यह शब्द। हीरा। हाँ, हीरा, हीरा, हीरा। हीरे के समान। हीरा मालूम है हमें, तो हीरे के समान। कवि ने क्या कहा है? देखो, एक बार फिर से हम देखेंगे कि कवि ने, जयशंकर प्रसाद जी ने, इस पहले चरण में कवि हमें क्या बताते हैं। मतलब ये पूरी जो कविता है, इस पूरी कविता में हमारे गौरवशाली अतीत का वर्णन ही किया है उन्होंने। किस प्रकार? हमें मालूम है कि हमारे उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, इसकी जानकारी हमने भूगोल में ले ली है। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं? देखो, कवि जयशंकर प्रसाद जी पहले चरण में कहते हैं कि भारत भूमि का सरताज जो उत्तर दिशा में है, और भारत भूमि के सरताज कौन है? हिमालय। भारत भूमि के सरताज हिमालय। तो भारत भूमि के सरताज हिमालय का गौरवशाली वर्णन इस पहले चरण में उन्होंने किया है। और हिमालय का महत्व तो हमने भूगोल में देख ही लिया है। हिमालय के कारण ही ठंडी हवाएं हमारे भारत देश में नहीं आती, और हिमालय के कारण ही हमारे देश में बरसात होती है। तो हिमालय के बारे में हमने जानकारी तो भूगोल में ले ली, तो भूगोल का यहाँ संबंध नहीं है, लेकिन हिमालय का महत्व हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। तो हिमालय का पहले उन्होंने गौरवशाली वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि जब सुबह होती है तो सूरज की पहली किरणें जो है वह हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं पर पड़ती है। अगर हिमालय का चित्र देखा जाए तो यहाँ पर हमें नजर आता है, देखो क्या नजर आता है। ये हिमालय पर्वत का अगर चित्र हमें यहाँ पर दिखाया जाए तो ये बर्फीली चोटियां कैसे नजर आ रही है। देखो, अगर इस बर्फ के ऊपर सूरज की किरणें पड़ने लगी, सुबह की पहली किरण पड़ती रही, तो ये हीरे के समान चमकने लगती है। कितनी शुभ्र दिखाई दे रही है, देखो जैसे कोई हीरा वहां पर रखा हुआ है। तो कवि क्या कहते हैं? देखो, कवि कह रहे हैं, पहले चरण में कवि कहते हैं कि हिमालय का गौरवशाली वर्णन तो किया ही है, पर जब सुबह की पहली किरण हिमालय की पर्वत श्रृंखला पर पड़ती है तो सारी बर्फीली चोटियां जो है वह चमकने लगती है। और जब यह धवल शुभ्र बर्फ पर जब ये किरणें फैलने लगती है तो मानो ऐसा लगता है कि बर्फ की सारी चोटियां जो है वह हीरे के समान चमक उठी हो। इस प्रकार का नजारा हमें नजर आता है। फिर और कवि क्या कहते हैं कि इस हिमालय के आंगन में, ये पूरा हिमालय जो है वो हमारे भारत देश का आंगन है। हिमालय के आंगन में जब यह सुबह की पहली किरणें उतरती है तो वह क्या करती है? इस हिमालय के लिए भेंट लेकर उतरती है, उपहार, तोहफा लेकर उतरती है। और सुबह मतलब उषा क्या करती है? हिमालय का अभिनंदन करती है और उसे हीरो का हार पहनाती है। इस प्रकार का गौरवशाली वर्णन यहाँ पर किया हुआ नजर आता है। तो पहला जो है भावार्थ बहुत ही आसान है, ध्यान में रखना है कि हमारे कवि इस चरण में क्या कहते हैं कि हमारे भारत भूमि के सरताज हिमालय का यहाँ पर उन्होंने गौरवशाली वर्णन किया है। और कवि क्या कहते हैं कि सुबह सवेरे जब पहली किरणें हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं पर पड़ती है तो सारी बर्फीली चोटियां जो है वही जो चोटियां बर्फ के समान चमकने लगती हैं, और ऐसा लगता है मानो
ये सारी चोटियां हीरे के समान चमक उठी हो। कवि कहते हैं कि हिमालय के इस आंगन में सुबह की किरणें अपनी भेंट, तोहफा, उपहार लेकर उतरती है और हिमालय को खुशी से अभिनंदन करते हुए प्यार से हीरो का हार पहनाती है। इसलिए तो वो क्या कहते हैं, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीर का हार। उषा मतलब सुबह। सुबह जब ये हिमालय की चोटियों पर उतरती है तो वह हंसकर उसका अभिनंदन करती है और हीरो का हार पहनाती है। इस प्रकार ये पहले चरण का अर्थ है। मुझे लगता है पहले चरण में आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहला चरण। अगर नए शब्द नहीं लिखे हैं तो नए शब्द फिर से लिख कर ले सकते हैं। पहला शब्द है उपहार, उपहार का मतलब तोहफा। दूसरा शब्द है उषा, उषा का मतलब सुबह। तीसरा शब्द है हीरक, हीरक का मतलब क्या है, हीरा। और यहाँ पर हमें एक ऐसा क्या नजर आता है, एक ऐसा शब्द जिसके दो अर्थ नजर आते हैं, भिन्नार्थक शब्द। कौन सा शब्द है, कोई बता सकता है मुझे? हार हार। हार तो इसके दो अर्थ कौन से हैं? हार म्हणजे हार मतलब हार पराजय आणि हार म्हणजे माला। हार का मतलब है पराजय और दूसरा अर्थ है माला। हाँ, तो ये हो गया हमारा दूसरा चरण। अब अगले चरण में हमें क्या नजर आएगा, देखो देखेंगे। अब दूसरा चरण जो है वो हमने देख लिया है। अब अगला चरण देखेंगे। श्रेयस, अगला चरण देखेंगे हमारा है दूसरा चरण। दूसरा चरण है, देखो इस प्रकार दूसरा चरण। जगे हम लगे जगाने विश्व में, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। देखो अब ये हमारा क्या है, तो ये हमारा चरण हमें नजर आता है। अब ये चरण के बाद हम क्या करने वाले हैं, इसका अर्थ देखने वाले हैं। देखो हम अब इसके अर्थ लेंगे हम पहले और बाद में हम उसका अर्थ देखेंगे। नए शब्द कौन से है पहले देखेंगे हम। अब नए शब्द देखो, यहाँ से हमें जगे, माइक म्यूट करके रखना है। जगे, जगे मतलब जागना। अब ये पहले चरण के शब्द थे। अब दूसरे चरण में हमें क्या क्या नजर आएगा देखेंगे। देखो दूसरे चरण में जगे का मतलब है जागना। जब नींद से उठते हैं ना तो उसे जागना कहते हैं। दूसरा है आलोक। आलोक का मतलब है प्रकाश। प्रकाश।
हाँ, आलोक है क्या? आलोक नहीं है शायद, हमारा शेंडुरे वाला आलोक नहीं, ये हमारा प्रकाश वाला आलोक है। आलोक मतलब है प्रकाश। व्योमतम, व्योम का मतलब है आकाश और तम का मतलब है अंधेरा। आकाश अंधेरा। अंधेरा आकाश में भरा हुआ, फैला हुआ अंधेरा, व्योमतम। उसके बाद पुंज यह शब्द है। ये सारे शब्द आप लोग को लिख कर रखने हैं। समूह, राशि, ढेर, समूह। पुंज कहा जाता है। उसके बाद अखिल, अखिल का मतलब है संपूर्ण। संपूर्ण, सारी सृष्टि कहा जाता है। संस्कृति, संपूर्ण संस्कृति का मतलब है सृष्टि, सं- संसार, संसार संसार। कहा जाता है। अशोक, अशोक का मतलब शोक शोक रहित। रहित शोक शोक रहित, रहित दुख विरहित, मतलब जिसमें दुख नहीं है। शोक का अर्थ है दुख, शोक रहित, दुख विरहित, ये सारे उसके अर्थ हो गए। ये हमारे हो गए सारे नए अर्थ, नए शब्द जो है उनके अर्थ। अगर किसी ने नहीं लिखे हैं तो वो जल्दी से लिख कर लेने हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही आसान है। जगी का मतलब जागना, नींद से जागते हैं वह। आलोक का मतलब है प्रकाश। व्योमतम का मतलब है आकाश में भरा अंधेरा। उसके बाद पुंज मतलब राशि, ढेर है। अखिल का मतलब है संपूर्ण। संस्कृति का मतलब है सृष्टि या फिर संसार। और अशोक का मतलब है दुख विरहित, शोक विरहित। ये हमारे नए शब्द हो गए। अब नए शब्द के बाद हम उसका अर्थ देखेंगे। दूसरे चरण का अर्थ क्या है? और कोई नए शब्द है क्या उसमें? नए शब्द जो चाहिए, मतलब समझ में नहीं आ रहे हैं ऐसे? है कोई भी? नहीं नहीं ना। जगे हम लगे जगाने विश्व, विश्व मतलब दुनिया। लोक में फैला फिर आलोक, लोक का मतलब ही दुनिया है, संसार है। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, नष्ट का मतलब समाप्त होना। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। आसान है यहाँ पर, ये भी हम आसानी से देख सकते हैं। तो उसका अर्थ भी लेंगे हम। दूसरे चरण का अर्थ क्या समझाया है यहाँ पर? दूसरे चरण का अर्थ देखेंगे। देखो क्या नजर आता है, तो उसकी फिर से हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार दूसरे चरण में कवि ने हमें क्या समझाया है। तो दूसरे चरण में कवि जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं? गौरवशाली वर्णन, यहाँ पर भी उन्होंने अतीत का, हमारे भारत देश के अतीत का गौरवशाली वर्णन किया है। हमारा देश जो है ज्ञान के मामले में विश्व में प्राचीन काल से ही सबसे आगे है ना। तो यहाँ पर उन्होंने दूसरे चरण में भी क्या कहा है कि दूसरे चरण में कवि जयशंकर प्रसाद जी भी क्या कहते हैं कि विश्व में सबसे पहले ज्ञान के मामले में, विज्ञान के मामले में, तत्व ज्ञान के मामले में जग में सबसे महान हमारा भारत देश ही है। इतना ही नहीं, उस भारत देश ने पूरे विश्व को इस मामले में जगाया है। उनका ज्ञान जो है वह सबसे पहले हमारे भारत देश में ने ही उजागर किया है। पूरी दुनिया में भी भारत देश ने ही ज्ञान का उजागर करने का प्रयास किया है। पूरे विश्व को जगाने का, ज्ञान के मामले में जगाने का प्रयास किया है। तभी तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जगे हम लगे जगाने विश्व। हमारे भारत देश में ही ज्ञान का उजागर हुआ। हम सबसे पहले क्या क्या हुए हैं, जागे हैं।
जगे हम लगे जगाने विश्व, और हमने क्या किया है कि जग में जो फैला था अज्ञान रूपी अंधकार जो फैला था उसे दूर करने का प्रयास किया है। लोक में फैला फिर आलोक, अंधकार रूपी जो ज्ञान रूपी जो अंधकार फैला था वह मिटाने का प्रयास किया, प्रकाश द्वारा, ज्ञान के प्रकाश द्वारा मिटाने का प्रयास किया, जिसकी वजह से क्या हुआ नजर आता है कि आकाश में जो अंधकार रूपी अज्ञान की राशि जो फैली थी, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। अज्ञान रूपी जो राशि फैली थी, अंधकार रूपी अज्ञान की राशि, उसे नष्ट करने का प्रयास भी हमारे भारत देश ने ही किया है। इसकी वजह से क्या हुआ कि संपूर्ण सृष्टि अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इस ज्ञान के प्रचार से अखिल सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि जो है वह, संपूर्ण संसार जो है वह दुख विरहित होकर खुशी से झूम उठा है। तो हमारा देश, भारत देश कितना महान है। देखो, भारत देश ने ही पूरे विश्व में ज्ञान, विज्ञान और तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है। तो हमारी प्राचीन जो है, प्राचीन संस्कृति का गौरवशाली वर्णन यहाँ पर भी हमें नजर आता है कि हमारा भारत देश कितना महान है। तो भारत देश में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्राचीन काल से जो है सारे विश्व से छात्र शिक्षा लेने के लिए आते थे। तो ज्ञान का प्रसार सबसे पहले भारत देश ने ही पूरे विश्व में किया है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो आप लोगों को तक्षशिला के बारे में मालूम है, उसके बाद नालंदा के भी बारे में मालूम है, नालंदा विद्यापीठ, तक्षशिला विद्यापीठ, इसके बारे में भी हम लोगों ने सुना है। तो ये हमारे प्राचीन जो है, प्राचीन संस्कृति को दर्शाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन काल से प्रसिद्ध है, उसी के साथ तक्षशिला विश्वविद्यालय वो भी जो है वह प्राचीन काल में। अब ये नालंदा जो है, अब तक्षशिला जो हमें नजर आता है वो हमारे भारत देश में नहीं है, अब ये पाकिस्तान में है, लेकिन आज भी उसके अवशेष पाए जाते हैं। हमारे भारत देश के बिहार में नालंदा जो है विद्यापीठ, विश्वविद्यालय, उसके भी अवशेष हमें नजर आते हैं। अब ये सारे अवशेष वहां पर भग्नावस्था में नजर आते हैं, लेकिन अगर हम देखा जाए तो दूसरे चरण द्वारा हमें कवि ने क्या समझाने का प्रयास किया है कि सबसे पहले विश्व में ज्ञान, विज्ञान और तत्व ज्ञान के बारे में जागने वाला देश हमारा भारत देश ही है। उन्होंने ही, भारत देश ने ही पूरे विश्व को जगाया है ज्ञान के मामले में, और जो अज्ञान रूपी अंधकार जो फैला था